पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और इसका मकसद क्या है। और ये एक ऐसा सवाल है कि जो अब हर शख्स के जहन में आता भी है और हर शख्स के मुंह पे भी आता, लोग पूछते भी हैं। तो मैंने भी बहुत सोचा कि आखिर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो थिएटर चल रहा है पिछले 1.25 साल से या 1.5 साल से, इसका आखिर मकसद क्या है, इससे क्या अचीव किया जा रहा है। तो मैं आज के वीलॉग में आपको ये बताऊंगा कि इसके मकसद क्या हैं और कौन कौन सा इदारा और कौन कौन सी चीज़ें इस सारे सिनेरियो के अंदर टारगेट पे हैं। ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। अब अगर आप इमरान खान साहब की उठान देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अब अंदाज़ा हो चुका होगा। इमरान खान साहब आए कैसे, फ़ौज की मदद से आए, फिर उन्होंने फ़ौज की मदद से 3.5 साल हुकूमत की। फिर उसके बाद जब वो हुकूमत से बाहर निकले तो उन्होंने जो सबसे पहला टारगेट किया, उन्होंने फ़ौज को टारगेट किया। आज भी वो ये कहते हैं कि पीडीएम की तो औकात ही कोई नहीं है। जब आज 2 दिन पहले जब उनसे पूछा गया था कि आप ये समझते हैं कि पीडीएम जिम्मेदार है सारी सूरत हाल की, तो उन्होंने कहा पीडीएम की तो औकात ही कोई नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं वो लोग क्यों नाराज़ हैं, फ़ौज मुझसे क्यों नाराज़ है। कहा उन्होंने कहा जी मैं तो फ़ौज से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तो फ़ौज के साथ चलता हूँ, मैं तो कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ही नहीं कर सकता, लेकिन शायद वो मुझसे नाराज़ हैं। और वजह क्या है नाराज़गी की, मुझे आज तक इस चीज़ का पता नहीं चला। तो इमरान खान साहब का अगर सिर्फ पिछले 1.25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो उसके अंदर आप देख लें, उन्होंने मीर सादिक मीर जाफ़र कहा, फिर उन्होंने ये कहा कि फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ है, फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ मेरे ख़िलाफ़ है, फिर उन्होंने कहा जी सारी एजेंसियां मेरे ख़िलाफ़ हैं, फिर उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, फिर उन्होंने बाकायदा डीजीसी को पिन पॉइंट किया, उनका नाम लेना शुरू किया। फिर उसके बाद वो अपने जो दोस्त थे, जो उनके कोलीग्स थे, जो उनके अपने लीडर्स हैं, उन सब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्हें एजेंसियाँ उठा रही हैं, मीडिया को एजेंसियाँ उठा रही हैं, मीडिया और बल्कि मीडिया के ऊपर टेप लगा रही हैं एजेंसी। तो बार बार वो अफवाज पाकिस्तान का जिक्र करते थे, इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते थे। फिर वो दरमियान में ये भी कहते रहे और आज भी ये कहते रहे कि अगर मैंने मुज़ाकरात करने हैं तो मैंने असल स्टेक होल्डर से करने हैं, मैंने फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं, पीडीएम की क्या औकात है, इसके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर जब भी अफवाज पाकिस्तान का कोई इशू होता था तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर सड़कों पर निकल आते थे और फिर वो सड़कों को गर्म कर देते थे, सड़कों पर आग लगा देते थे। नहीं ज़्यादा दूर जाना चाहते और अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप नवंबर की तकर्री को देख लीजिए। जब नए आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान हो रहा था, फैसला हो रहा था, तो इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने एक धरना देने का ऐलान किया था, एक लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था। और लॉन्ग मार्च के बारे में कहा था कि इस बार मेरा लॉन्ग मार्च रावलपिंडी होगा। तो रावलपिंडी के साथ क्या ताल्लुक है लॉन्ग मार्च का, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। फिर वो जनरल बाजवा साहब के साथ उनकी 2 मुलाकातें अगस्त 2022 में, सितंबर 2022 में, और उसमें जो मकसद था वो था कि इलेक्शन करवा दें और नया जो आर्मी चीफ है वो हमारी मर्ज़ी का लगा दें। तो 2 मुतालबात थे इमरान खान साहब के। तो इमरान खान साहब की जितनी उठान है पिछले 1.25 साल की, 3.5 साल की, 5 साल की, उसके अंदर ऐसे महसूस होता है कि इमरान खान साहब का सिर्फ एक ही टारगेट है और वो टारगेट है अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। तो अब इमरान खान साहब का टारगेट क्लियर हो गया और उसके बाद 9 मई भी आपको पता चल गया कि 9 मई में इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा अटैक किसके ऊपर किया था, या इमरान खान साहब के टाइगर्स ने किसको डैमेज किया। इमरान खान साहब के टाइगर्स ने पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के जो असासे, उन सबको टारगेट किया। यानी वो इदारा जो पाकिस्तान का सेवियर भी समझा जाता है, पाकिस्तान का सपोर्टर भी समझा जाता है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी समझा जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया और उसको निशाना बनाया इमरान खान साहब और इनकी पार्टी ने। आप कोर कमांडर लाहौर को देख लें, आप बाला हसार किला जो पेशावर का उसको देख लें, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर देख लें, मर्दान में पंजाब रेजिमेंट का ऑफिस देख लें, इसके साथ साथ आप GHQ देख लें और साथ आप PF बेस मियाँ वाली का देख लें और सरगोदा के PF बेस देख लें, 7 मकामात। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब कोर कमांडर गुजरांवाला के घर के ऊपर भी हमला करना चाहते थे, रावलपिंडी के कोर कमांडर के ऊपर भी हमला करना चाहते थे। और इसकी बाकायदा टेप्स मौजूद हैं, इसकी बाकायदा ऑडियोज़ मौजूद हैं, इसकी बाकायदा डायरेक्शन मौजूद है। और उसमें कुछ फैसिलिटेटर्स भी थे जिन्होंने ये रास्ता देना था, इस मॉब को वहाँ पे लेके जाना था, वो लोग भी मौजूद हैं और उनके एतराफ़ी बयानात भी मौजूद हैं। तो अब आप इमरान खान साहब के पिछले 1.25 साल की कारकर्दगी और उससे पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी और उससे पीछे आप 2017, 2018, 2016 आप सबको देख लें। ऐसे लगता है कि वो फ़ौज के साथ आ रहे हैं और फ़ौज ही को टारगेट कर रहे हैं मुसलसल, और उसके बाद अल्टीमेटली 9 मई को उन्होंने करके दिखा दिया। अब ये एक सिचुएशन है। अब एक दूसरी सिचुएशन देखें कि पाकिस्तान पिछले 1.25 साल से IMF के पास फंसा हुआ है
और IMF पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं दे रहा। यानी पाकिस्तान के ऊपर जो जो शर्त लगाई गई कि टैक्स बढ़ा दें, बढ़ा दिए, गरीबों को जो सब्सिडी दी जा रही वापस ले ले। फिर गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि जो गरीब मोटरसाइकिल वाले हैं, छोटी गाड़ी वाले हैं, उनको सस्ता पेट्रोल दे के ये कीमत जो है ना बड़े अमीर लोगों से वसूल की जाए। इसको भी IMF ने कहा कि नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते, वो भी सब्सिडी नहीं दी गई। और गरीबों को आटा देने की गवर्नमेंट ने कोशिश की, उसको भी रोक दिया गया। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके ऊपर भी कट लगा दिया गया। फिर इंपोर्ट्स के ऊपर कट लगा, फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर कट लगा। फिर यह कह दिया गया कि आप अपने जो दोस्त मुल्क हैं उनसे कहें कि वो गारंटी दे दें, दोस्त मुल्कों की गारंटी भी दे दें। तो ऐसे महसूस होता है कि IMF पाकिस्तान से अब बाकायदा ज़मीन पर लिटा के लकीरें निकलवा रहा है नाक से, और हम नाक से लकीरें निकाल भी चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद IMF हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को किस्त रिलीज़ नहीं कर रहा। और वो इशू जो कभी स्टॉफ लेवल पे हल हो जाता था, अब वो टॉप लेवल पे भी हल नहीं हो पा रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकन गवर्नमेंट तक को दरमियान में डाला, और अमेरिकन के कहने के बावजूद, स्टेट डिपार्टमेंट के कहने के बावजूद IMF पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए या किस्त देने के लिए तैयार नहीं, को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो अब एक तरफ देखें इमरान खान और दूसरी तरफ देखें IMF, जैसे पाकिस्तान को जकड़ रखा है, बाकायदा नाक से माथे से लकीरें निकलवाई जा रही हैं, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। और इसको अगर देखें तो ऐसे महसूस होता है कि IMF बाकायदा इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान साहब IMF के रास्ते में रुकावट बनते हैं। जब भी IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात होने लगते हैं तो इमरान खान साहब कोई ना कोई एहतजाज की कॉल दे देते हैं, कोई ना कोई शोर कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मामला रुक जाते हैं। मुझे फील ये होता है, मेरी गट फीलिंग है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि IMF ये शर्त भी लगा दे कि आप इमरान खान साहब को बाकायदा रिहा करें या इमरान खान साहब के खिलाफ जितने केस हैं उनको वापस लें, और उसके बाद इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दें, और पंजाब के अंदर जो है फौरी तौर पर जून के अंदर इलेक्शन करवाएं और जल्दी इलेक्शन करवा के इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, फिर आपको कर्जा मिलेगा। हो सकता है IMF की तरफ से ये शर्त भी लगा दी जाए। क्योंकि जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है तो आखिर में यही रह जाएगा कि या तो ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर आज से नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी है और गवर्नमेंट उसे भी मानने के लिए नाउज़ुबिल्लाह तैयार हो जाए, या फिर आज से आप अपने झंडे का सब्ज़ कलर जो है उसको तब्दील कर दें, वहाँ पे आप काला रंग कर रहे हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान को कर्जा चाहिए, नहीं तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, तो हो सकता है हम इस पे भी मजबूर हो जाएं। या फिर ये कह दिया जाए कि अगला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा और अगस्त में होगा, तो अगर आप इस पर एग्री करते हैं तो आपको कर्ज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये भी हो सकता है। तो IMF और उसके साथ साथ इमरान खान साहब। फिर यहाँ पे एक जो नई चीज़, जो नई डेवलपमेंट है, वो है अमेरिका की तरफ से 66 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने इमरान खान साहब की सपोर्ट कर दी। एक बाकायदा लेटर जारी किया गया जिसके नीचे दस्तखत हैं सबके, और उन सब से कहा गया कि इमरान खान साहब के जो इंसानी हकूक़ हैं वो उनको पाकिस्तान के अंदर मिलने चाहिए। फ़ौज उनके साथ ज़्यादती कर रही है और बाकायदा बाहर से ये कंपेन की जा रही है, अमेरिका से कंपेन की जा रही है इमरान खान साहब की फेवर में और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पे। अब पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एलिमेंट सड़कों के ऊपर हो और अमेरिका की तरफ से उसे इतनी सपोर्ट मिल रही है जितनी इमरान खान साहब को मिल रही है। फिर आप इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, आप BBC को देख लें, आप CNN को देख लें, आप अल जज़ीरा को देख लें, आप DW को देख लें, आप इसके अलावा बहुत से स्काई टेलीविज़न को देख लें, आप ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न को देख लें, आप न्यूजीलैंड के TV को देख लें, आप बरतानिया के TV को देख लें। ऐसे लगता है कि ये सारा इंटरनेशनल मीडिया जो वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। अब कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर इस तरह सड़कों पर हो अफवाज पाकिस्तान या एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो और उसे बाहर से सपोर्ट मिल रही है। तो इस बार इमरान खान साहब को बाहर से सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। आप ये देखेंगे जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था, इमरान खान साहब जब गिरफ़्तार किए गए तो बाहर के मीडिया ने कितनी कवरेज दी इमरान खान साहब को, सपोर्ट किया बाकायदा, और उनके लिए बाकायदा शोर किया गया हर तरफ। और उसके बाद जब इमरान खान साहब रिहा हुए तो फिर उस वक्त भी ठीक ठाक मीडिया ने हाइप क्रिएट की बाहर। और फिर जब इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे और उसके बाद जब इमरान खान साहब के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया तो आपने देखा होगा कि एक दिन इमरान खान साहब की ट्यून बहुत ज़्यादा लो थे, ऐसा लगता था कि वो अब किसी वक्त भी माफ़ी मांग लें। लेकिन उससे अगले दिन एकदम उनके अंदर एनर्जी आई। ये एकदम एनर्जी कहाँ से आई? इस एनर्जी का ताल्लुक बाहर के मीडिया से। जब 66 कांग्रेसमैन आपके हक़ में बयान दे रहे हैं और लेटर लिख रहे हैं और जब बाहर से आपके लिए आवाज़ उठ रही है तो ज़ाहिर है फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना था। तो इमरान खान साहब के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्हें पता है कि बाहर से कोई मुझे सपोर्ट मिल रही है अब, या बाहर से जो लोग मेरे दोस्त हैं वो मुझे इस तरह लेट डाउन नहीं होने देंगे, इस तरह लेटने नहीं देंगे, तो उनको बाहर से सपोर्ट मिली। अब ये जो बाहर का मीडिया है
और जो उसकी सपोर्ट है, फिर जो IMF की सपोर्ट है, और उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब अंदर कर रहे हैं सब कुछ वो देख रहे हैं। फिर आप जो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उसको देख लें कि सिस्टम इमरान खान साहब को कितना सपोर्ट कर रहा है। रियासती इदारों के अंदर, सिविलियन इदारों के अंदर इमरान खान साहब के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो इमरान खान साहब को अंदर से सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक ठाक सपोर्ट दे रहे हैं, अंदर से इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। और इस चीज़ का इजहार इमरान खान साहब खुद भी करते हैं कि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, लोग अंदर मेरे बैठे हुए हैं, वो मुझे बताते रहते हैं कि आपके बारे में क्या क्या फ़ैसला हो रहा है और मैं उस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। जो इमरान खान साहब खुद ही एतराफ़ करते हैं कि सिस्टम के अंदर लोग हैं जो इनसे मोहब्बत करने वाले। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप उनकी फेवर्स देख लें कि कैसी कैसी फेवर्स दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब के बारे में कह दिए कि 31 मई तक आप उन्हें किसी किस्म के किसी भी जुर्म में गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर उनकी बेगम साहबा को बेल दे दी गई, फिर उनके साथियों को बेल दे दी गई, पुलिस पकड़ के लाती है और साथ ही उनको बेल दे दी जाती है। अदलिया को देख लें तो उनके जो लोग हैं वो क्यों इमरान खान साहब को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आधा पाकिस्तान जला दिया था ना। अब मैं उस मकसद की तरफ आता हूँ कि जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो 2 मकासद हैं, ये सारी सूरत हाल के सिर्फ 2 मकासद हैं जो मैंने शुरू में सवाल उठाया था, जो पाकिस्तान का हर शख्स पूछना चाहता है कि आखिर इसकी वजह क्या। देखिए, इसके 2 मकसद हैं। पहला जो मकसद है वो अफवाज पाकिस्तान को डैमेज करना, और जो फ़ौज का पॉलिटिकल रवैया है, जो इनका पॉलिटिकल एक्सपोजर है, जो इनका पॉलिटिकल फेस है, मैं हमेशा उसका मुखालिफ रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि फ़ौज को सियासत के अंदर इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी फ़ौज ने पाकिस्तान की सियासत में इंटरवेंशन की, पाकिस्तान को नुकसान हुआ उसका। अफवाज पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल विजन है, मैं उसका पहले भी मुखालिफ था, मैं आज भी उसका मुखालिफ हूँ। नहीं करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान को मार्शल लॉ की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को एमरजेंसी की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये होगा तो फ़ौज को मज़ीद नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं दिल से ही समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान वो लड़ी हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को प्रो रखा है। ये एक पोलराइज सोसाइटी है जिसके अंदर फ़िरका वारियत है, जिसके अंदर लैंग्वेज की बुनियाद पर लोग डिवाइड होते हैं, जिस पर नस्लों की बुनियाद पर लोग डिवाइड होते हैं। और इसमें से अगर आप फ़ौज के धागे को निकाल देंगे तो पाकिस्तान खुदा ना खासा यूगोस्लाविया बन जाएगा, टूट जाएगा, ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये मुल्क जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता और ये फ़ौज के बगैर बच नहीं सकता। तो अगर आप फ़ौज डैमेज कर देंगे तो फिर पाकिस्तान बच नहीं सकेगा, खुदा ना खास्ता। फिर हमारे अंदर कोई एक इदारा ऐसा नहीं है कि जो पूरे पाकिस्तान को एक जगह पे संभाल के रख सके, जो इसकी शिकस्त व रेख को बचा सके। तो फ़ौज को नुकसान पहुंचाना ये पहला मकसद है। और अफवाज पाकिस्तान को पिछले 75 साल में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान पिछले 1.25 साल में हुआ, एक चीज़। और जो दूसरा मकसद है वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर वापस लेना। पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका, पूरा इंडिया और कुछ हमारे जो मुखालिफ हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, ये सब पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना चाहते हैं, क्योंकि इन सब का ख्याल ये है कि एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है वो इन सब के लिए ख़तरा है। क्योंकि अब देखें, इंडिया पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इन्वीजन क्यों नहीं करता, हमारे साथ सरहदों पे छेड़छाड़ क्यों नहीं करता। उन्हें पता है कि न्यूक्लियर पावर, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन वार शायद लंबी ना लड़ सकें तो अनकन्वेंशनल वार लड़ेंगे, जिसका ज़ाहिर इंडिया को नुकसान होगा। और सेम अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, वो ये समझते हैं कि जब तक ये न्यूक्लियर पावर हैं ये हमारी टर्म्स तस्लीम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं लेटेंगे, ये इसी तरह निगोशिएट करते रहेंगे, लेकिन इनके दांत कमज़ोर नहीं होंगे, ये एक शेर की तरह सामने खड़े रहेंगे। तो ये दुनिया ये चाहती है कि पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज हो जाए, ताकि पाकिस्तान और भूटान में फ़र्क ना रहे। फिर इंडिया ज़ाहिर है यहाँ पे लीडर होगा और उसके बाद वो पाकिस्तान को भी डायरेक्शन देगा, और हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा कि हम उसकी डायरेक्शन को फॉलो करें, जिस तरह भूटान को करना पड़ता है, जैसा श्रीलंका को करना पड़ता है, जिस तरह मालदीव को करना पड़ता है, जिस तरह बांग्लादेश को करना पड़ रहा है। तो वो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसके सिर्फ 2 मकसद हैं, अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना या खुदा ना खास्ता इसको तोड़ना, या इसके अंदर बगावत पैदा करना और इसको इतना कमज़ोर कर देना कि ये न्यूक्लियर पावर पे अपना कंट्रोल ना रख सके। और दूसरा पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना। और आप देखिएगा कि अनकरीब एक ऑप्शन पाकिस्तान को दिया जाएगा कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज कर लें, आप एटमी पावर जो है हमारे हवाले कर दें, एटमी रिएक्टर्स हमारे हवाले कर दें, जो आपने बम बनाया वो हमारे हवाले कर दें, पाकिस्तान को न्यूक्लियर के लिहाज से क्लियर कर दें, और उसके बाद जितने आपके कर्जे वो माफ़ कर दिए जाते हैं, और फिर आपको मज़ीद 10, 15, 20 बिलियन डॉलर दे दिया जाता है और आप अपना मुल्क चला लें। ये ऑफ़र पाकिस्तान को की जाएगी।
और आने वाले दिनों में अगर 15-20 दिनों के अंदर पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को आप समझ लें कि वाकई बोर ढूंढ किया जा रहा है, पाकिस्तान को रंगेदा जा रहा है, पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको पाकिस्तान से छीन लिया जाए। और अगर ये अगले चंद दिनों में या आधे महीने में या 1 महीने में अगर IMF के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे और फिर कौम को बताएंगे कि ये हमारे साथ हो रहा है और अब हमारे पास अपने आप को बचाने का या सेल्फ रिलायंस पे जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है शायद उसको कट डाउन करना पड़े और पाकिस्तान को कोशिश करनी पड़े कि वो कम पे गुजारा कर सके। लेकिन एक चीज़ तय है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान अपनी जो जौहरी ताकत है उससे महरूम नहीं होना चाहेगा। आखिरी हद तक पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम इसके लिए जाएंगे, कुर्बानी देंगे, लेकिन अपने आप को डीन्यूक्लियराइज नहीं होने देंगे। इंडिया की जो हजमनी है, इंडिया का जो दबाव है उसको कभी कबूल नहीं करेंगे, उसकी बादशाहत को ये लोग कबूल नहीं करेंगे।